जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल, कोई टाइम सीरीज जो है वो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर टू निकल आती है, यानी वो सेकंड डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी निकलती है, तो फिर हम उसको जोहानसन अप्रोच के लिए कैसे ट्रांसफॉर्म करके यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जोहानसन अप्रोच तो सिर्फ और सिर्फ आई वन वेरिएबल के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। अगर कोई सीरीज आई टू हो, आई ज़ीरो हो, तब हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास आई टू को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है उसको आज हम देखेंगे, और वीईसीएम को किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं एरर करेक्शन टर्म की सिग्निफिकेंस को ट्रायल एंड एरर के ज़रिए से। इसको आज हम ई व्यूज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमने एक जो मॉडल सेलेक्ट किया है अपने पास, वो ये है कि अगर हमारा जो एक मॉडल है कि CO2 जो है वो डिपेंड कर रही है अर्बनाइजेशन पे और रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ये हमने सपोज किया है। आपके पास दो या चार या छः वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये आपने चूज करने होते हैं अपनी सुपरवाइजर की कंसल्ट के साथ। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारा ये मॉडल है कि जिसमें पोल्यूशन जो है CO2 वो अर्बनाइजेशन और रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम उसको एस्टिमेट करेंगे। जब हम उसको एस्टिमेट करेंगे तो उससे के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और उसका हमने नेचुरल लॉग लेना होता है। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये हमारे मॉडल के, इसका ये मीनिंग है कि ये नेचुरल लॉग हमने इनका ले लिया है पैरामीटराइजेशन के बाद, यानी ये जो पैरामीटर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ये हम इनको एस्टिमेट करेंगे। और ईटी हमारे पास रैंडम एरर टर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है। तो अगर हमारे पास एक सीरीज जो है वो आई टू आ जाती है, हम सपोज करते हैं कि अर्बनाइजेशन की जो हम सीरीज ले रहे हैं, ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस है, ये हम लेके इसको चेक करेंगे कि ये सेकंड डिफरेंस है तो कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने एक उसकी डिफरेंस सीरीज जनरेट करनी है, ई व्यूज के अंदर जाना होता है, और वहां पे जनरेट सीरीज के अंदर, क्विक के अंदर ये ऑप्शन आ रही होती है जनरेट सीरीज, वहां पे आपने ये कमांड देनी होती है कि DUT, या कोई भी आप उसका नाम रख सकते हैं जिसका मतलब होगा डिफरेंस ऑफ द अर्बनाइजेशन। जो भी आपका वेरिएबल आप उसका नाम रख सकते हैं, डी का मतलब होगा उसका डिफरेंस है। तो ये एक नई सीरीज बन जाएगी। कमांड क्या देनी है, इज इक्वल टू, वो वेरिएबल लिखना है UT, और माइनस लिखने के बाद आपने UT दोबारा लिखकर ब्रैकेट के अंदर -1 लिखना है, जिसका मतलब होगा कि ये उसकी एक लैग्ड वैल्यू है, यानी करंट से हम प्रीवियस वैल्यू निकालेंगे तो वो उसका डिफरेंस आ जाएगा। जब आप ओके प्रेस करते हैं तो ई व्यूज के अंदर बिल्ट इन एक सीरीज आ जाती है डिफरेंस की। ये अब जो सीरीज है, दो के पहली सीरीज हमारे पास आई टू थी, लेकिन ये जो उसका डिफरेंस है ये आई वन हो जाएगा। और आपके जो बाकी रिमेनिंग वेरिएबल है, अगर आपने उनको टेस्ट कर लिया कि वो भी आई वन है, तो आप इस डी जो UT है इस सीरीज को अपने मॉडल के अंदर यूज कर सकते हैं डिफरेंस लेकर। अब ये सारे वेरिएबल आई वन हो जाएंगे। तो ये हमने कैसे करना है, इसको जो है आज हम ट्राई करेंगे। आपने बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई आई जीरो वेरिएबल है तो वो जोहानसन के अंदर यूज नहीं हो सकता, लेकिन आप ARDL अप्रोच के जरिए से आई जीरो को भी इनकॉपरेट कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई सीरीज स्टेशनरी लेवल के ऊपर ही निकल आती है। तो हमें ये स्टेप्स सारे पता हैं कि हमने वेरिएबल जो सेलेक्ट किए हैं उनकी सबसे पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट रूट चेक करनी है, वो स्टेशनरी हैं, नॉन स्टेशनरी हैं, फर्स्ट डिफरेंस पे हैं, सेकंड डिफरेंस पे हैं। फिर उसके बाद हमने को इंटीग्रेशन टेस्ट पे जाना है। लेकिन जोहानसन को इंटीग्रेशन टेस्ट कब हम कर सकते हैं, जब सारे वेरिएबल आई वन हो। तो अब हम जो है एक रियल डाटा सेट लेते हैं। ये मैंने डाटा लेके उसको लॉग में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, जिसमें हमारे पास है CO2, रीन्यूएबल एनर्जी, और जो LUP है इसका मतलब है लॉग है अर्बनाइजेशन का। तो इन तीनों वेरिएबल को हमने सेलेक्ट करना है। हमने 30 साल का या 35 साल का डाटा जो है सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आपने अपने ई व्यूज़ में चले जाना है, और ई व्यूज़ पे आपने डबल क्लिक करना है तो वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू ई व्यू वर्क फाइल करना है, और वहाँ से आपने इनकी जो डेट्स हैं उनको आपने एंटर कर देना है, और जहाँ तक भी आपने जो डाटा है ले रखा है वो जो है ओके करेंगे तो वो शो हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक तरीका तो ये है कि आप क्विक में जाएं और यहाँ पे एम्प्टी सीरीज के ऊपर क्लिक करें तो एम्प्टी ग्रुप में ये सीरीज खुल जाती है। ये तो स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कमांड में यहाँ पे DATA डाटा लिखकर एंटर कर देंगे, तब भी हमारे पास ये जो है एक्सेल शीट जिसमें हमने डाटा पेस्ट करना है ये खुल जाती है। तो आप इसको इसकी सेटिंग करेंगे, और ये 90 90 के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट जब करेंगे
तो वो पेस्ट हो जाती है हमारे पास। जो हमारे वेरिएबल्स का डाटा है वो सारा ए टू जी आ गया है। आप इसको बंद करेंगे, जब डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होता बल्कि ये यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सेव करने के लिए यहाँ पे सेव करना है। जब सेव करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा, तो आप इसको कह देंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट का डाटा है। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। जब आप इसको सेव करते हैं तो जब ये आपके सिस्टम में ओके करने के बाद सेव हो जाएगा। अब ये कैसे सेव हुआ है कि मैंने इसको बंद कर दिया, आपने इसको बंद कर दिया, डाटा खत्म हो गया। तो यहाँ पे जब भी आप ईव्यूज खोलेंगे तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ओपन में जाएंगे, ओपन में जाने के बाद आपके पास ईवीज वर्क फाइल वो लिखा हुआ आ रहा होगा। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली चला जाता है जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट के नाम से हमने सेव किया था, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखें। तो आप कोई भी चीज़ अपना डाटा फ्रीज करके सेव कर सकते हैं और एंड पे जब आप बंद करते हो उसको सेव कर देंगे तो ये आपके सिस्टम में सेव हो जाता है। लेकिन आपने जब भी आपने कुछ सेव करना है तो हर दफ़ा एंड के ऊपर आपने सेव को क्लिक करना है, तो वो सारे टेबल्स जो हैं वो सेव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, हमें हमने ये देखना है कि यूनिट रूट चेक करना है। तो मैंने इन दो का यूनिट रूट ऑलरेडी चेक कर रखा है। आपने क्या करना है कि आपने वो वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है जो डबल यूनिट रूट है। तो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक किया, जब क्लिक करके यूनिट रूट के ऊपर गया तो मैंने इसको लेवल पे ही चेक किया, जो बिल्ट इन ऑप्शन है। जब मैंने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि ये यूनिट रूट है, जो हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। मैंने इसका सेकंड जो है फर्स्ट डिफरेंस लिया, यानी जो सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट डिफरेंस वाला, वो जब मैंने चेक किया तो अभी भी आप देखें कि ये अभी भी फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी नहीं हुआ, ये सेकंड यूनिट रूट स्टेशनरी सीरीज होगी। तो मैंने क्या किया कि यूनिट रूट पे जाना है, आपने सेकंड डिफरेंस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी ये 10% के ऊपर जो है, अगर आप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं 10% तो उसके ऊपर ये स्टेशनरी आ रही है सीरीज। तो हमें पता लग गया कि ये डबल यूनिट रूट है। तो हमें पता है कि डबल यूनिट रूट को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको क्लोज करना है। अब आपने यहाँ पे क्विक में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने जाना है जनरेट सीरीज के ऑप्शन में, ये सेकंड के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे वही कमांड जो मैंने आपको बताई थी वो देनी है। तो हमारे पास ये वेरिएबल है, इसका हमें डिफरेंस चाहिए, तो हम लिखेंगे DLUP, जिसका मतलब होगा कि हम उस सीरीज का कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पे LUP यानी जो भी आपके वेरिएबल का नाम है वो आपने लिखना है, माइनस उसकी लैग्ड वैल्यू LUP अगेन ब्रैकेट -1 जो कि मीनिंग बन रहा है उसकी प्रीवियस वैल्यू, और ब्रैकेट को बंद करना है और यहाँ पे आपने ओके करना है। जब आप ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास और DLUP डिफरेंस सीरीज क्रिएट हो गई है और इसको आप यूज कर सकते हैं जोहानसन को इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि अब हमने इसका डिफरेंस ले लिया और इसकी ये प्रीवियस एक जो वैल्यू है वो मिसिंग आ रही है क्योंकि हमने उसका एक डिफरेंस ले लिया है। तो इस तरीके से I2 को हम I1 बना सकते हैं और उसको हम को इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी यूज करूंगा। तो इसको मैं दोबारा बंद कर रहा हूं। तो अब हमारे पास वेरिएबल ये डिपेंडेंट और ये और रीन्यूएबल एनर्जी ये अब इंडिपेंडेंट है। हम जो सेकंड डिफरेंस स्टेशनरी है उसको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे। तो इनको मैंने कंट्रोल के साथ सारों को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, ओपन में गया। ओपन के अंदर जाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, वॉर खोलना है। जब आप वार को खोलेंगे तो आपने यहाँ पे 1 1 करके इसका जो है लैग चेक करना है। जब आपने लैग चेक किया तो हमें इसका जो है व्यू में जाने के बाद, लैग स्ट्रक्चर में जाने के बाद, लैग लेंथ क्राइटेरिया में जाने के बाद यहाँ पे 2 है तो आप 3 कर सकते हैं अगर एनुअल डाटा है तो। ओके किया तो हमारे पास इसका एक लैग आ जाएगा। इसको रिजल्ट को आप सेव कर सकते हैं। HQ कह रहा है कि एक लैग डालना है, SCB एक लैग का ही कह रहा है जबकि AIC 3 का कह रहा है। तो आप 1 से लेकर 3 जो है ट्रायल एंड एरर की बेस के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट ये है कि हमने लैग लेंथ के बाद यूनिट रूट चेक करना है। तो को इंटीग्रेशन टेस्ट पे आप जाएंगे और ये इसको 1 1 पे ही आप ट्राई करेंगे क्या को इंटीग्रेशन आ रही है ट्रायल एंड एरर की बेस पे। तो हम देख सकते हैं कि नहीं आ रही। तो जब नहीं आ रही तो ट्रायल एंड एरर क्या है कि आपने डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने होते हैं। तो इसको आप इंटरसेप्ट नो ट्रेंड के ऊपर ट्राई करें 1 1 के ऊपर ही। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी वो नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या करना है कि को इंटीग्रेशन टेस्ट में जाना। अब आप जो लैग इंटरवल है इसको तब्दील करें, 1 2 करके चेक करें। तो 1 2 करके जब चेक किया तो अब आप देख सकते हैं कि एक को इंटीग्रेशन आ रही है जबकि दूसरा कह रहा है कि नहीं आ रही। अभी भी आप फर्दर दोनों को सिग्निफिकेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, को इंटीग्रेशन ये थर्ड वाले के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हैं 2 के साथ ही। तो अभी आप देख सकते हैं
कि अभी भी रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इस तरीके से आप इसको ट्रायल एंड एरर के जरिए सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आप लैग ट्राई कर सकते हैं, जो कि HQ ने सजेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि इस सूरत में भी सिर्फ पहला जो है हमें मॉडल बता रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं है। अब ये एक कन्फ्यूजन है, आपने क्या करना है, ये कन्फ्यूजन, ये रिजल्ट सेव करके आपने आगे चले जाना है और VECM को एस्टिमेट कर लेना। यहाँ ही से आपने एस्टिमेट पे क्लिक करना है। एस्टिमेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे VECM को क्लिक करना है। अब 1 1 के ऊपर ही आपने ये ट्राई करना है कि क्या एरर करेक्शन टर्म सिग्निफिकेंट आ रही है। ये भी ट्रायल एंड एरर की बेस पे के ऊपर ही हमने करनी है। हो सकता है कि वो इनसिग्निफिकेंट आ जाए, तो फिर एज इट इज़ आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर आप स्टैंडर्ड वॉर के जरिए कॉजैलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले हम ECT टर्म को चेक करते हैं कि क्या वो सिग्निफिकेंट है। तो इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि हमारे लॉन्ग रन कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी एरर करेक्शन टर्म है वो इनसिग्निफिकेंट है, 2 के उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रायल एंड एरर करेंगे कि शायद ये सिग्निफिकेंट हो जाए। तो यहाँ 1 1 की जगह हम 1 2 को ट्राई करते हैं कि क्या ये नेगेटिव और इनसिग्निफिकेंट होती है। तो अभी भी वो इनसिग्निफिकेंट है और उसका कोफिशिएंट 1 से बढ़ रहा है, यानी कोफिशिएंट भी नीचे होना चाहिए, 2 के वो माइनस होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, और ये सिग्निफिकेंट भी होनी चाहिए। तो अगेन हम इसको ट्रायल एंड एरर की बेस के ऊपर यहाँ पे थर्ड लैग के ऊपर ट्राई करते हैं। तो जब मैंने थर्ड लैग के ऊपर ट्राई किया तो अब आप देख सकते हैं कि अभी भी वो इनसिग्निफिकेंट ही आ रही है। इस सूरत में कि अगर आपकी एरर करेक्शन इनसिग्निफिकेंट है और आपने ट्रायल एंड एरर कर लिया है, तो यहाँ पे आप अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर दें और आगे आपने क्या करना है कि आपने दोबारा एस्टीमेट पे जाना है। और एस्टीमेट पे जाके चूंकि हमारी एरर करेक्शन नहीं आई तो हम कहेंगे कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो अब जो आपने कॉजैलिटी चेक करनी है वो VECM के थ्रू चेक नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड वॉर के जरिए से, और हमें पता है कि लैग लेंथ हमने 2 क्राइटेरिया ने बताई है कि वो 3 है, आप इसको 1 1 1 2 1 3 करके ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वॉर के अंदर आपने जाना है क्योंकि हमारी एरर करेक्शन सिग्निफिकेंट नहीं आई, तो स्टैंडर्ड वॉर को ओके करना है। स्टैंडर्ड वॉर ओके हो जाएगा, यहाँ पे व्यू में जाना है। लैग स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास ग्रेगर कॉजैलिटी ब्लॉक एक्सोजेनिटी का ऑप्शन दोबारा से आ जाएगा, इसको एस्टिमेट करना है। तो अब इस कॉजैलिटी को आपने रिपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि VECM की बेस वाली कॉजैलिटी उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका ECT टर्म जो है सिग्निफिकेंट भी हो और वो माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो, यानी वो लेस देन 1 भी होना चाहिए और वो माइनस भी होना चाहिए और वो सिग्निफिकेंट यानी उसकी T वैल्यू 1.85 से ऊपर होनी चाहिए। हमारे इस मॉडल के अंदर वो चूंकि केस नहीं आ रहा था तो हमने उसको ट्रायल एंड एरर के जरिए से ट्राई किया है और फिर हमने एंड के ऊपर कॉजैलिटी को जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से वार के जरिए से आपने करनी है इंस्टेड ऑफ VECM। आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।